सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 20 अप्रैल के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, एग्जैक्टली ऑन दी पैटर्न जो एग्जाम में आते हैं, जैसे बैंक हो गया, एसएससी एग्जाम हो गया, यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम हो गया, या फिर कई एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आता है, तो उसी पैटर्न से बनाए हैं, देखिएगा। और कल फ्रेंड्स कैलेंडर का वीडियो मैं डाल चुका हूं, थोड़ा लेंदी जरूर है, 1 घंटे के आसपास का, बट हर चीज समझाइए। और आजकल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते कि आपको डेट बता दी और आपको डे बताना है, थोड़ा ट्रिक आती है। जैसे आपको याद है जो एंड में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कि अगर आपको सेम कैलेंडर चूज करना है तो फिर उसमें आपको बहुत इंटरनल चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि लीप ईयर में लीप ईयर ही होना चाहिए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसलिए जो एग्जाम्स इवॉल्व हो रहे हैं उस डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए डिटेलिंग बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा टाइम लेके बताया है। आप समय दीजिए, आप उससे मास्टर जरूर बन जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे की बात है। देन यू आर रेडी फॉर ऑल द कैलेंडर क्वेश्चन। तो एक स्लॉट में नहीं, बट ग्रेजुअली पूरा देखिए, आपका फायदा उसमें रहेगा, ठीक है। और आज जो वीडियो आने वाला है आफ्टरनून में, क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी। उसका एक टॉपिक है रेसेस, रेस जो दौड़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को इतने से हराया, बी ने सी को इतने से हराया, तो फिर ए ने सी को कितने से हराया। ऐसे सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं, इतने सिंपल, जितने देखने में बड़े सिंपल लगते हैं पर थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें टीएसडी का भी यूज है और रेशियो का भी यूज है। तो वो मैं सारे कवर कराऊंगा। हर एग्जाम का एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है रेसेस, ठीक है। तो वो दिन में वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाउ मेनी कंट्रीज। इंडिया में तो है ही, उसके अलावा कुछ कंट्रीज में और भी है। 3 इज द आंसर। 3 कंट्रीज में तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी है देख लीजिए। इंडिया में तो है ही, उसके बाद श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसके बाद कैन यू गेस अ थर्ड कंट्री कहां पे है? एनी आइडिया? सोचिए मन में 2 सेकंड, अगर याद आ रहा हो कुछ तो। ओके, सिंगापुर इज द आंसर। सिंगापुर में भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 2 जगह पे इसको ऑफिशियल बोला जाता है। एक तो तमिलनाडु में, अगर मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तमिलनाडु में, और जो यूनियन टेरिटरी हमारी पुदुचेरी की, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक कंट्री आपने नाम सुना होगा, मलेशिया। मलेशिया में इट इज वन ऑफ द एजुकेशन लैंग्वेजेस, जैसे उनकी मलय लैंग्वेज है, इंग्लिश भी है, उसी लिस्ट में तमिल भी आता है। तो इट इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट एजुकेशन में एज अ वन ऑफ द मीडियम्स यूज करते हैं। तो ये तमिल की कहानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इसके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट इन्वायरमेंटल रेफरेंडम हेल्ड? एंड द आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में जो नियमगिरी हिल्स एरिया है, वहां के जो ट्राइबल विलेजर्स हैं, उन्होंने, कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम, उसके अगेंस्ट रेफरेंडम किया था एनवायरमेंटल वाला 2013 में। तो अब वो कंपनी इस एरिया में, उनके एरिया में बॉक्साइट माइनिंग नहीं कर सकती। एंड दिस रेफरेंडम जो था, दिस वाज हेल्ड एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहली बार उड़ीसा में होता 2013 में, क्लियर, जिसमें सब ने वोट करके, विलेजर्स जो थे ट्राइबल वाले, उन्होंने अगेंस्ट अगेंस्ट द वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी, बॉक्साइट माइनिंग की बात थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नगुल ट्रुम, ये कौन से देश की करेंसी? अगर उस देश में आप लोग घूमने गए हो आप में से कोई, वैसे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही है। द आंसर इज भूटान। भूटान की करेंसी को नगुल ट्रुम कहते हैं, और अभी ये रुपीस के एट पार है, मतलब 1 रुपीस में 1 नगुल ट्रुम होता है। तो अभी ये एट पार चल रही है। एक और ध्यान रखिएगा, चेतरूम, ये उसी का डिनोमिनेशन है, मतलब बेसिकली 1 नगुल्ट्रुम में 100 चेटरूम होते हैं, ठीक है। तो चेतरूम या नगुल्ट्रुम दोनों का करेंसी बोल सकते हैं। 1 रुपए 1 नगुल्ट्रुम के बराबर होता है, और 1 नगुल्ट्रुम 100 चेतरूम के बराबर होता है। और ये पूरी किस कंट्री की बात हो रही है? भूटान की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? एंड द आंसर इज यस बैंक, ठीक है। सो 2015 की बात है, तब जो हेड थे यस बैंक के, मिस्टर राणा कपूर, अब तो उनको हटा दिया गया है। ईडी का पूरा केस वगैरह चल रहा है, और अब तो नए बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया पूरा कंट्रोवर्सी, अब जानते हैं। यस बैंक के बारे में और जानना है आपको तो पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने ना देखा हो अभी तक तो, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट बॉन्ड विच वाज क्रिएटेड फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली द एनर्जी एफिशिएंट जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए लॉन्च करा गया था। पहली बैंक येस बैंक थी, तो उतना पूछेगा, बाकी फंड का डिटेल और नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आज की न्यूज है। दीपांकर दत्ता हैज बीन अपॉइंट, आज की मतलब आज पेपर में, ये कल की न्यूज है। दीपांकर दत्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? एंड द आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट। दीपांकर दत्ता जी जो है वो जज थे कैलकाटा हाई कोर्ट के, कैलकाटा में थे, और अब वहां से ट्रांसफर होकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस आए हैं। और जो कोलिजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर
जो बोबडे जी है, शरद अरविंद बोबडे जी, उन्होंने कॉलेजियम को हेड करते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, सो अब ये दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिएगा, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इंडिया में किस स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2019 में आई थी। सो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की और भी चीजें मैं ग्रेजुअली लाऊंगा, शायद पूरा वीडियो बनाऊं इसके ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यहां से सवाल काफी आते हैं। उसमें बोला था कि इंडिया में हाईएस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सेकंड अरुणाचल में है, थर्ड छत्तीसगढ़ में है और फोर्थ उड़ीसा में है। कितना कवर है वो नहीं पूछेगा आपसे, पर रिलेटिव रैंकिंग्स जरूर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन एट द यूनाइटेड नेशंस? एंड द आंसर इज शशि थरूर। 2002 में इनका टेन्योर शुरू हुआ था वहां पे। आज द हिंदी न्यूज़पेपर में जो नेशन वाला सेक्शन है न्यूज का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू छापा है शशि थरूर जी का, क्योंकि यूएन में पहले सर्व कर चुके हैं। उनसे सवाल पूछे गए थे, अच्छा इंटरव्यू है, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलते हैं वहां से। उनसे पूछा गया कि जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग यूएस ने रोक ली है, तो क्या ये सही है या नहीं सही है? तो उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये डब्ल्यूएचओ हो गया या जो भी है, ये लोग कंट्रीज, जो पावरफुल कंट्रीज के प्रेशर में तो रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थरूर जी ने यह बोला कि अगर ऐसी वायरस की प्रॉब्लम जो चाइना से स्टार्ट हुई है, अगर यूएसए से भी स्टार्ट होती, तब भी डब्ल्यूएचओ प्रेशर में होता। पर उन्होंने यह भी बोला कि क्योंकि यूएसए में प्रेस बहुत फ्री है, मीडिया बहुत फ्री है, इसीलिए खबर अपने आप शायद कॉमन हो जाती, उसको दबाया नहीं जाता। पर इंस्टीट्यूशन तो पावरफुल कंट्री से प्रेशर में रहते हैं, इन्होंने बोला अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, आपको देखना चाहिए वो इंटरव्यू। उन्होंने एक और बात बोली कि जो हेड होते हैं ना इन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सेकेंड टर्म नहीं देना चाहिए, उनका एक टर्म होना चाहिए विच इज नॉन रिपीटेड, मतलब दोबारा रिपीट ना हो सके। जैसे 5+5 से अच्छा है कि एक 6 ईयर्स का दे दो, ऐसी उन्होंने बात बोली थी, ताकि वो लोग किसी कंट्री के प्रेशर में ना आए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और बढ़िया इंटरव्यू मुझे लगा, आप जरूर पढ़िएगा, द हिंदी न्यूज़पेपर में था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? आंसर है इसका जेदा, जो सऊदी अरेबिया में जगह है जेदा, वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी 1969 में। इसके 57 मेंबर्स हैं, और जो मुस्लिम वॉइसेस हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन रेज करती है। और थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये लोग इंडिया को बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक इस्लामोफोबिया डेवलप हो रहा है, मुस्लिम्स को रॉन्ग इमेज में प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करिए, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने काउंटर किया है कि नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा अभी टसल सा चल रहा है, तो इसलिए न्यूज में आ रहा है। तो ये टसल तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, इसके 57 जो मेंबर्स हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, तो ये भी काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 9th क्वेश्चन, P4 लैब एशिया में कहां लोकेटेड है? इसका आंसर है वुहान। यही वो लैब है जिसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब कोई कह रहा है कि ये कोरोना वायरस नेचुरली फैला है, कोई एलिगेशन लगा रहा है किसी मतलब लैब से चालू किया था, जैसे अमेरिका बोल रहा है कि ह्यूमन जनरेटेड है, मतलब कि इसको बनाया गया है। तो जो पूरी लैब इस सेंटर पॉइंट में, फोकस में है कंट्रोवर्सी के, वो यही P4 लैब है, और ये वुहान में है। और P4 का मतलब आप समझ लीजिए, P4 मतलब क्लास 4 पैथोजेंस। क्लास 4 वाले पैथोजेंस होते हैं, ये वो पैथोजेंस हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर कर जाते हैं। तो जहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले डेंजरस वायरस होते हैं, वो P4 कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इबोला वायरस और कोरोना वायरस, अब तो वो कोरोना भी है, बट इबोला वायरस ये क्लास 4 में सबसे डेंजरस वायरस होते हैं। ठीक है, और इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत कम, मतलब इन द सेंस की, ये नहीं बोल रहा कि बना रहे हैं, पर जो पहले से फैल चुके हैं उनको संभालने वाली या उन पर रिसर्च वाली कैपेसिटी बहुत कम लैब्स में होती है। ठीक, तो उन्हें P4 लैब बोला जाता है। और वुहान की जो P4 लैब है, उसमें काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। यूएस तो बोल रहा है कि इसी लैब के थ्रू फैला था, चाइना बोल रहा है कि नहीं, नेचुरली फैला था। बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, अब क्या सही क्या गलत पता नहीं, जो भी सच है पता नहीं, पर दुनिया परेशान बहुत हो गई। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स फील्ड। बोरिस बेकर इज अ वेरी फेमस टेनिस प्लेयर, ये फॉर्मर नंबर 1 प्लेयर रह चुके टेनिस के, वो कौन सी कंट्री से है? एंड द आंसर इज जर्मनी, द जर्मन प्लेयर। उनका फोटो देख सकते हैं आप। एक्चुअली बोरिस बेकर और विजय अमृतराज कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, अब बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं, आप जानते हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें बोरिस बेकर ने सजेशन दिया है, जो भी लीडिंग टेनिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, कि आपको क्लोज स्टेडियम्स में टूर्नामेंट्स थोड़ा करवाना शुरू करना चाहिए, बिकॉज जो लो रैंक प्लेयर्स होते हैं
वो वीकली चेक्स पे डिपेंड करते हैं। वो बोल रहे हैं अगर टूर्नामेंट्स ना हो तो जो वो प्लेयर जो लोअर सीडेड है, लोअर रैंक वाले हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उनको हो सकता है कोई और जॉब ढूंढने की नौबत आ जाए, तो इसलिए थोड़ा क्लोज स्टेडियम में करवाना चाहिए। विजय अमृतराज जी वो कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बीमारी बहुत फैली हुई है। तो उन्होंने बोला कि सोल्यूशन नहीं है। तो बस वही डिस्कशन चल रहा था, न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने पूछ लिया आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और दिन में जो रेसेस वाला वीडियो है टाइम स्पीड डिस्टेंस को जरूर देखिएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और बहुत फेमस टॉपिक है, हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, देखिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।